Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to PMC Online Academy. Hope you all are doing well. Welcome to our first series on upper limb course, that is the shoulder master classes. A complete joint specific training from basic to advanced clinical physiotherapy organized by PMC Online Academy. I am Dr. Aksa Mustafa, PMC coordinator. Let's start to our first lecture on shoulder joint. हम फर्स्ट डे पे डिस्कस करेंगे शोल्डर की एनाटमी को और उसकी बायोमैकेनिक्स को। हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे? ऑस्टियोलॉजी एंड जॉइंट्स की जॉइंट्स शोल्डर जॉइंट्स के एरियाज स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। हम लिगामेंट्स एंड बर्सास को डिस्कस करेंगे। हम मसल्स शोल्डर जॉइंट के मसल्स को देखेंगे। हम शोल्डर जॉइंट के फंक्शन को देखेंगे। हम बायोमैकेनिक्स को देखेंगे कि क्या बायोमैकेनिक्स कॉन्सेप्ट हो रहा है। हम ऑस्टियो vs आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का डिस्कस करेंगे। हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रूल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम शोल्डर की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हमें लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेंगे? हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो एबल हो जाएगा, अंडरस्टैंड करेगा कंप्लीट शोल्डर की एनाटमी और बायोमैकेनिक्स को। वो परफॉर्म करेगा फुल प्रोफेशनल असेसमेंट को। वो रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या इंटरनल पैथोलॉजी हो रही है। वो क्रिएट करेगा फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस को। वो इम्प्लीमेंट करेगा एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को। वो परफॉर्म करेगा पेशेंट पे मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स को कॉन्फिडेंटली। वो अप्लाई करेगा रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल फ्रॉम कॉमन कंडीशंस। वो असिस्ट करेगा रियल पेशेंट को इन फिजिकल सेशन में। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं ऑस्टियोलॉजी एंड जॉइंट्स ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स। अब ऑस्टियोलॉजी इट्स मीन्स बोन्स। हमारे शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से बोन्स की अटैचमेंट हो रही है, कौन कौन से जॉइंट्स की अटैचमेंट हो रही है। और शोल्डर कॉम्प्लेक्स, अब शोल्डर कॉम्प्लेक्स हम क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स इट्स मीन्स कि जिस हमारे बॉडी के जिस एरिया में दो से ज़्यादा जॉइंट बोन्स की अटैचमेंट होगी, हम उस एरिया को कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्टियोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें हमारे स्केप्यूला बोन आ जाता है शोल्डर के, हमारे क्लेविकल है, हमारा ह्यूमरस है। ये तीनों बोन की अटैचमेंट होती है हमारे शोल्डर जॉइंट्स पे। अब हमारा जो फर्स्ट स्केप्यूला है ये हमारा फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर बोन होता है। इसकी लैंडमार्क्स जो होंगी वो हमारा स्पाइन होगा, एक्रोमियन होगा, कोरिकॉइड प्रोसेस होगा, ग्लेनोइड फोसा होगा और मीडियल लेटरल बॉर्डर्स होंगे इसमें। अब दूसरा बोन जो है हमारा एस शेप बोन होता है, जो कनेक्टेड होता है हमारा अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन के साथ। हमारी आर्टिकुलेशन होगी स्टर्नम और एक्रोमियन के साथ। उसके बाद हम ह्यूमरस को देखते हैं, तो लॉन्ग बोन है। इसके फीचर्स क्या होंगे? हेड होगा, इसमें एनाटॉमिकल नेक होगा, सर्जिकल नेक होगा, ग्रेटर और लेसर टोकेंटस होंगे इसमें बाइसेप्टल ग्रूव होगा। ये हमारे शोल्डर जॉइंट के बोन्स आ गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है ये क्लेविकल बोन है, एस शेप होता है। उसके बाद हमारा स्केप्यूला आ जाता है, जो ट्रायंगुलर है, फ्लैट है और पोस्टीरियरली होता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है ह्यूमरस, जो लॉन्ग बोन होता है। अब हम शोल्डर जॉइंट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। हमारे शोल्डर जॉइंट में एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, जहाँ पे एक्रोमियन और क्लेविकल की अटैचमेंट होगी, वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा जिसको हम कहेंगे एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। उसके बाद यहाँ पे क्लेविकल बोन होता है, स्केप्यूला होता है, एक्रोमियन होता है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस होगा और हमारा ह्यूमरस होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं शोल्डर जॉइंट की डीप। जब हमने देखा तो इसकी डीपली एनाटमी को डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें कोरिकॉइड प्रोसेस होता है, क्लेविकल होता है, ह्यूमरस का हेड होता है, स्केप्यूला होता है, ग्लिनोइड कैविटी होती है। जहाँ पे भी ग्लिनोइड कैविटी की अटैचमेंट होगी ह्यूमरस के साथ, तो वहाँ पे ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनेगा। उसके बाद एक्रोमियन होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है, इसका एपिफाइजियल लाइन होती है, ह्यूमरस होता है, लेटरल एपिकोंडाइल होता है और मीडियल एपिकोंडाइल होता है। जहाँ पे भी लेटरल एपिकोंडाइल हमारा अफेक्टेड होगा तो वहाँ पे पैथोलॉजी होगी, जिसको हम कहते हैं लेटरल एपिकोंडलाइटिस। इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे लेटरल एपिकोंडाइल की। उसके बाद अगर मीडियल पे होगा तो मीडियल एपिकोंडलाइटिस
कंडीशन होती है जहाँ पे क्या होगा, मीडियल एपिकॉन्डाइल की इन्फ्लामेशन होता है जाती है। अब कोरोनॉइड फोसा होता है, कैपिटुलम होता है, ट्रोक्लियर और रेडियल फोसा होता है इसमें। उसके बाद हम जब इसके जॉइंट्स पे गए तो हमें इसके ये मोस्ट कॉमन जॉइंट्स मिले। अब इसमें कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट होता है और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है। अब स्टेनोक्लेविकुलर इट्स मीन्स नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमारी जहाँ पे भी हमारा जो स्टर्नम बोन होता है जिसके साथ रिब्स अटैचमेंट होती है, अगर वो हमारा स्टर्नम बोन की अटैचमेंट होती है क्लेविकल के साथ तो वहाँ पे एक जॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। Joint only bony connection of the shoulder to thorax, saddle type, synovial joint, movement, elevation। कौन कौन सी मूवमेंट यहाँ पे होंगी, हमारे स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे यहाँ पे एलिवेशन होगी, डिप्रेशन होगी, प्रोट्रैक्शन होगी, रिट्रैक्शन होगी। एलिवेशन इट्स मीन्स अपवर्ड होगा, डिप्रेशन मीन्स इट्स मीन्स डाउनवर्ड होगा, प्रोटेक्शन इट्स मीन्स फॉरवर्ड होगा और रिट्रैक्शन इट्स मीन्स बैकवर्ड होगा। उसके बाद एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट होता है जहाँ पे भी हमारे एक्रोमियन प्रोसेस की क्लेविकल के साथ अटैचमेंट होगी, वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा जिसको हम कहेंगे एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। जॉइंट प्लेन साइनोवियल जॉइंट अलो स्केपुलर रोटेशन एंड टिल्टिंग स्टेबलाइज बाय कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद हम आते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जो हमारा जहाँ पे भी हमारी ग्लिनोइड कैविटी की ह्यूमरस के साथ अटैचमेंट होगी वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा जिसको हम कहेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द स्टेबिलिटी मेनली फ्रॉम मसल्स एंड लिगामेंट्स। अब ये हमारा स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे हमारी रिब्स की अटैचमेंट होती है ये स्टेनम। तो ये स्टेनम की जब हमारे स्केप्यूला के साथ अटैचमेंट होगी तो वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा जिसको हम कहेंगे स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, जो ये फर्स्ट वाली लाइन। उसके बाद हम सेकंड वाला डिस्कस करते हैं तो एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ पे भी हमारे एक्रोमियन प्रोसेस की अटैचमेंट होगी क्लेविकल के साथ तो वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा जिसको हम कहेंगे एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। उसके बाद ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, अब जहाँ पे भी हमारी ग्लिनोइड कैविटी की अटैचमेंट होगी ह्यूमरस के साथ वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा जिसको हम कहेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। उसके बाद हम आ जाते हैं स्केप्यूलोथोरेसिक जॉइंट पे, जहाँ पे भी हमारे स्केप्यूला की अटैचमेंट होगी थोरेक्स के साथ तो वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा जिसको हम कहेंगे स्केप्यूलोथोरेसिक जॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लिगामेंट्स, शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स एंड बर्सास को। अब इसमें मेनली लिगामेंट्स जो होते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स होता है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है और कोरेको एक्रोमियल आर्क होती है इसमें। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल्स एरियाज आ जाती है, मल्टीपल्स अटैचमेंट आ जाती हैं। जहाँ पे भी दो से ज़्यादा होगी वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसमें कौन कौन सी है, एक सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल जो लिगामेंट है, मीडियल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। अब हमारा इंफीरियर होगा एंटीरियर और पोस्टीरियर बेन के साथ और एक्सिलरी पाउच के साथ अटैचमेंट होगी इसकी। अब इसका फंक्शन क्या होगा कि ये प्रिवेंट करेगा, हमें रोकेगा एंटीरियर और इंफीरियर ह्यूमरल हेड की एंटीरियर और इंफीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा। एंटीरियर इट्स मीन्स फॉरवर्ड, इंफीरियर इट्स मीन्स डाउनवर्ड। अब फॉरवर्ड और डाउनवर्ड हमारे शोल्डर की मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा ह्यूमरल हेड की। उसके बाद हम आ जाते हैं कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, जिसमें आएगा हमारा कॉनवाइड लिगामेंट और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। इसका फंक्शन क्या होगा कि ये स्टेबलाइज करेगा हमारे एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट को स्टेबलाइज करेगा। कौन करेगा, हमारा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब प्रिवेंट करेगा हमारे क्लेविकल को फ्रॉम मूविंग अपवर्ड मूव, हमारा क्लेविकल अपवर्ड मूव ना करे उसको प्रिवेंट करेगा अपवर्ड मूवमेंट से। उसके बाद कोरेको एक्रोमियल आर्क आ जाती है जो हमारी फॉर्मेट किससे बनी हुई होती है, कोरेक्वाइड से, एक्रोमियन से और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट से। इसका फंक्शन क्या होगा कि हम प्रिवेंट करेगा ये सुपीरियर डिस्प्ले, हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो सुपीरियरली डिस्प्लेस ना हो, ये लिगामेंट हमारा प्रिवेंट करेगा यहाँ से। ये हमारे शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स आ जाते हैं, एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कॉनवाइड लिगामेंट, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट और कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट।
अब कॉनवाइड और ट्रेपेजॉइड हमारे कोरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के पार्ट्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे हमारी एसी जो हमारा एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट है इसको प्रिवेंट करेगा हमारे क्लेविकल को अपवर्ड मूवमेंट से, ताकि वो एक्सट्रीम अपवर्ड उसकी मूवमेंट ना हो पाए, वो डिस्प्लेस ना हो पाए। उसके बाद हम आते हैं इसके बरसास पे। सब एक्रोमियल बरसा होता है, इसमें सब डेल्टॉइड बरसा होता है। अब जो सब एक्रोमियल बरसा होगा वो बिटवीन होगा हमारा सुप्रास्पाइनेटस जो टेंडन होता है उसके और एक्रोमियन के बिटवीन होगा हमारा सब एक्रोमियल बरसा। ये रिड्यूस करेगा हमारी फ्रिक्शन को ड्यूरिंग अबडक्शन। हमारी शोल्डर की अबडक्शन जब होगी तो उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा सब एक्रोमियल बरसा हमारा। उसके बाद आते हैं सब डेल्टॉइड बरसा। ये कंटिन्यूएशन ऑफ सब एक्रोमियल बरसा होता है। ये भी रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को बिटवीन डेल्टॉइड एंड रोटेटर कफ की मूवमेंट्स के साथ। अब मसल्स आ जाते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट्स के। अब मोस्ट कॉमन इसमें रोटेटर कफ मसल्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे शोल्डर जॉइंट पे। इसमें चार मोस्ट कॉमन मसल्स होते हैं: सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टीडियस माइनर और सबस्कैपुलरिस मसल। जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल होगा इसकी ओरिजिन होगी हमारा सुप्रास्पाइनस फोसा से, जो हमारा इंसर्ट करेगा ग्रेटर ट्यूबरकल्स पे। इसका एक्शन क्या होगा कि हमारे शोल्डर की अबडक्शन कराएगा फ्रॉम 0 to 15 डिग्री। नर्व कौन सी सप्लाई होगी? सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई होगी, जो हमारी ब्लड की सप्लाई देगी सुप्रास्पाइनेटस मसल को। अब हम आ जाते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल पे। इसकी ओरिजिन कहाँ होगी? इंफ्रास्पाइनस फोसा पे होगी। इंसर्शन कहाँ होगी? इसकी भी ग्रेटर ट्यूबरकल्स पे होगी। एक्शन क्या होगा? इसका एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा। नर्व सप्लाई कौन सी होगी? इसमें सुप्रास्कैपुलर नर्व होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं टीडियस माइनर पे। तो इसकी ओरिजिन कहाँ पे होगी? हमारे लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर पे होगी, लेटरली होगा जो। उसके बाद इंसर्शन कहाँ होगी? ग्रेटर ट्यूबरकल्स पे होगी। इसका एक्शन क्या होगा? एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा और इसको एक्सिलरी नर्व सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई के लिए इस मसल्स को। उसके बाद सब स्केपुलर मसल आ जाता है। उसकी ओरिजिन कहाँ होगी? सब स्केपुलर फोसा पे होगी। इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल्स पे होगी। इसका एक्शन इंटरनल रोटेशन करवाता है और इस पर नर्व कौन सी होगी? अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व होगी इसको सप्लाई। अब ये हमारे रोटेटर कफ के मसल्स होते हैं। सुप्रास्पाइनेटस क्या करेगा? हमारी एलिवेशन शोल्डर जॉइंट की टू दी साइड में एलिवेशन करवाएगा। इंफ्रास्पाइनेटस हमारी एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा। टीडियस माइनस हमारी एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा शोल्डर की। सबस्कैपुलरस हमारा अलो करेगा कि फ्रीली मूव करे ड्यूरिंग एलिवेशन हमारी आर्म। हमारे शोल्डर पे ये मूवमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अबडक्शन होती है, एडक्शन होती है। अब हमारी जो अबडक्शन होगी अवे फ्रॉम बॉडी होगी, एडक्शन टुवर्ड बॉडी होगी। अब फ्लेक्जन होती है, एक्सटेंशन होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल अबडक्शन होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल एडक्शन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होती है। ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या होगा? डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे। दूसरे मसल्स कौन से होते हैं जो हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को डायनामिक स्टेबिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? उसमें डेल्टॉइड मसल्स आ जाते हैं जिनके एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं। एंटीरियर फाइबर्स जो है वो हमारी फ्लेक्जन और एक्सटर्नल रोटेशन करवाएंगे, मिडिल हमारी अबडक्शन करवाएंगे और पोस्टीरियर फाइबर्स हमारी एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन करवाएंगे। नर्व सप्लाई यहाँ पे कौन सी होगी? एक्सिलरी नर्व होगी। उसके बाद स्केपुलर स्टेबलाइजर्स होते हैं मसल, जो हमारे स्केपुला को स्टेबलाइज करके रखते हैं ताकि उनकी अपर, डाउनवर्ड या साइडवर्ड मूवमेंट ना हो। वो कौन से होंगे? सेरेटस एंटीरियर होगा, हमारा ट्रेपेजियस मसल होगा, हमारा रोम्बॉइड मसल्स होंगे, एलिवेटर स्केपुला होगा। अब सेरेटस एंटीरियर हमारा जो है उसमें अपर और मिडिल लोअर आ जाता है। अब अपर एरिया एलिवेशन करवाएगा, मिडिल रिट्रैक्शन करवाएगा और लोअर डिप्रेशन और अपर रोटेशन करवाएगा। उसके बाद इसमें नर्व सप्लाई आ जाती है। स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है इसमें सप्लाई।
उसके बाद हम ट्रेपीजियस मसल्स पे आ जाते हैं। तो ये हमारा ट्रेपीजियस मसल है, जो ये फर्स्ट वाला है, ये वाला। अब ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारी अपवर्ड रोटेशन को, प्रिवेंट करेगा विंगिंग ऑफ स्केपुला ना हो जाए। उसके बाद क्या करेगा, इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होगी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व होगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रोम्बॉइड मसल पे हमारे। तो ये हमारे रोम्बॉइड मसल्स हैं, ये डाउनवर्ड वाले। तो ये हमारे क्या करवाएंगे, रिट्रैक्शन करवाएंगे एंड डाउनवर्ड रोटेशन करवाएंगे स्केपुला की। इसमें नर्व कौन सी सप्लाई होगी, डोर्सल स्केपुलर नर्व सप्लाई होगी। उसके बाद लिवेटर स्केपुलर मसल आ जाता है, एलिवेशन करवाएगा और डाउनवर्ड रोटेशन करवाएगा। नर्व कौन सी सप्लाई होगी, इसमें डोर्सल स्केपुलर नर्व सप्लाई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं बायोमैकेनिक्स, शोल्डर जॉइंट की बायोमैकेनिक्स पे। अब बायोमैकेनिक्स में हमारा शोल्डर की बायोमैकेनिक्स पे आ जाते हैं हमारा स्केपुलो-ह्यूमरल रिदम, रोल एंड ग्लाइड मैकेनिज्म एंड फोर्स कैप्सूल। बायोमैकेनिक्स इट्स मीन्स कि उसकी इंटरनल रोटेशंस जो हो रहे हैं, उसकी डिग्री, उनकी रेंज ऑफ मोशन कितनी डिग्री में हो रही है, उनकी कैप्सूलर पैटर्न क्या है, उनकी रोल और ग्लाइड मैकेनिज्म क्या है। तो स्केपुलो-ह्यूमरल रिदम जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे स्केपुला और ह्यूमरस की मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें स्केपुलो-ह्यूमरल रिदम जो हमारे शोल्डर जॉइंट पे होती है वो 2/1 होती है, 2:1 होती है। हर ओवरऑल जॉइंट की एलिवेशन पे 3 डिग्री हो गई। 3 डिग्री किस तरह से होगी, 2 डिग्री होगी हमारे ह्यूमरस पे और 1 डिग्री होगी हमारे स्केपुला पे। तो जब 2 डिग्री हमारे ह्यूमरस पे होगी और 1 डिग्री हमारे स्केपुला पे होगी, तो ये हमारी कितनी बनेगी, 3 डिग्री बनेगी। फॉर एग्जांपल हम शोल्डर की अबडक्शन कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, 180 डिग्री हो रही है। तो हम क्या होगा कि हमारा जो ह्यूमरस है उस पर 120 डिग्री रोटेशन मूवमेंट होगी और 60 डिग्री जो होगी अपवार्ड वो हमारी स्केपुला पे होगी। उसके ये भी यही है, स्केपुलो-ह्यूमरल रिदम हम किस तरह से ये रेफ़र कराए हमारी कोऑर्डिनेशन को, स्केपुला और ह्यूमरस की कोऑर्डिनेशन को ड्यूरिंग जब आर्म की हमारी एलिवेशन हो रही है। Once the arm is abducted to about 30 degree for every 2 degree of humeral movement, अब 30 डिग्री फॉर एवरी फॉर एवरी हर जॉइंट के लिए। अब 2 डिग्री हमारी ह्यूमरस की मूवमेंट होगी और 1 डिग्री हमारी स्केपुला की रोटेशन होगी। ये भी ये स्केपुलो-ह्यूमरल रिदम में। अब रोल एंड ग्लाइड इसमें मैकेनिज्म आ जाता है। हर जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस पे रोल एंड ग्लाइड मैकेनिज्म होता है। अब रोल हमारा जो होगा वो बोन की रोटेशन होगी ऑन सरफेसेस पे, और ग्लाइड क्या होगी कि बोन की स्लाइड और ग्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स होगी। अब क्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट पे जब हम अबडक्शन कर रहे हैं तो हमारा ह्यूमरल हेड रोल कर रहा है सुपीरियरली और ग्लाइड कर रहा है इन्फीरियरली। उसके बाद हम जब इस पर एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं तो ये रोल कर रहा है पोस्टीरियरली और ग्लाइड कर रहा है एंटीरियरली। दिस प्रिवेंट, अब ये मैकेनिज़्म हमारा जैसे ही मेंटेन रहेगा तो हमें क्या होगा, ये इम्पिचमेंट से प्रिवेंट करेगा कि कहीं पे भी कोई भी इम्पिचमेंट ना हो। ये मैकेनिज़्म हमारा हिप पे भी होता है, हिप जॉइंट पे, क्योंकि ये उस पे होगा जहाँ पे बॉल एंड सर्किट जॉइंट होगा। इसमें ऑस्टियो और आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स मैकेनिज़्म आ जाता है। अब ऑस्टियो क्या होगा कि जहाँ पे बोन्स के साथ मूवमेंट होगी वो हमारा ऑस्टियो होगा, लाइक फ्लेक्जन एंड अबडक्शन। और आर्थो क्या होगा कि जहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट होगी, जैसे रोल, स्पिन, ग्लाइड। मतलब ये इस तरह से होगा कि आर्थ्रो हमारी कहाँ पे होगी, हमारी होगी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेसेस पे, लाइक हमारा शोल्डर है, लाइक हमारा हिप है, वहाँ पे। ये भी यही है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स रूल होता है हमारा। सजाइटल और मीडियोलेटरल होता है। फोर्स कैप्सूल होता है, बैलेंस करता है हमारे मसल्स को, एक्टिंग करता है अपोजिट डायरेक्शन को। उसके बाद हमारा जाता है फोर्स कैप्सूल। एग्जाम्पल क्या होगा कि फोर्स कैप्सूल में हमारा डेल्टॉइड प्लस रोटेटर कफ और डेल्टॉइड पुल्स करेगा हमारे ह्यूमरल हेड को अपवर्ड और रोटेटर कफ पुल्स करेगा हमारे हेड को डाउनवर्ड।
उसके बाद इसमें अदर एग्जाम्पल आ जाता है अपर ट्रेपीजियस प्लस लोअर ट्रेपीजियस प्लस सेरेटस एंटीरियर अपवर्ड रोटेशन कराएगा हमारे स्केपुला की। इसमें शोल्डर स्टेबिलिटी और मोबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी इट मीन्स स्टेबिलिटी क्या होगी कि स्टेबलाइज कितना रहता है, और मोबिलिटी इट मीन्स कि वो मोबाइल कितना है। अब क्लिनोह्यूमरल जॉइंट सेक्रीफाइस स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी stability achieved by rotator cuff muscles, glenoid labrum, glenohumeral ligaments, scapular stabilizer, negative intra-articular pressures. Any question? Thank you. I love you for your concentration.